हेलो स्टूडेंट, आई एम अंकिता साहू, योर टीचर। तो आपका शुंग काल चल रहा था, जैसा कि अभी आप लोग की ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी तो उसमें मैं शुंग काल पढ़ा रही थी। तो अभी हम देखेंगे इस शुंग काल को दो भागों में बांटा गया था, उत्तरी शुंग काल और दक्षिणी शुंग काल। तो शुंग काल में जो दक्षिणी शुंग है उसमें कुछ कलाकारों के नाम भी हमें देखने को मिलते हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण भी रहे हैं। तो उसमें कुछ कलाकार हैं जिनको छान कलाकार के नाम से जाना जाता है। तो वही हम छान कलाकारों के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। दक्षिणी शुंग काल में चित्रकला का एक अन्य संप्रदाय भी विकसित हो रहा था, जिससे जंगलों के मठों में रहने वाले बौद्ध सन्यासियों ने आश्रय दिया। इस युग में बौद्ध मत का प्रभाव चित्रकला पर बहुत बढ़ गया था। तो चलिए देखते हैं कि जो दक्षिणी शुंग काल था उसमें क्या हो रहा था। एक और इसमें चित्रकारों की एक और संप्रदाय जो है वो बढ़ रही थी, और जो चित्रकार उस संप्रदाय में थे उनको रहने के लिए जो बौद्ध सन्यासी थे उन्होंने आश्रय दिया अपने मठ में रहने के लिए। जो जंगलों में मठों में रहते थे सन्यासी, उनमें इन चित्रकारों को भी रहने का आश्रय दिया। आश्रय मतलब सहारा। इस युग में बौद्ध मत का प्रभाव चित्रकला पर बहुत बढ़ गया था और इन चित्रों का महत्व अपने समय में तो समझा नहीं जा सका और ना ही उन्हें राजकीय एकेडमी में स्थान मिला। जापानी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के साथ यह चित्र चीन से जापान पहुंचे, जहां इनकी प्रशंसा हुई। तो जो ये चित्रकार थे और जो ये चित्र बनाते थे उस समय क्या हुआ, इनका महत्व तो नहीं समझा गया कि ये कितने उच्च स्थान रखते हैं चित्र। तो इसीलिए ना ही इनको कहीं पे स्थान मिला और ना ही जो राजकीय एकेडमी उस टाइम पे चल रही थी ना ही उनमें स्थान मिला। जब यहाँ पे बौद्ध यात्री आते रहते थे चीन में, तो जब चीन में जापान के बौद्ध यात्री आए और जब ये चित्र चीन से जापान पहुँचे तब जाके उन चित्रों की वहाँ पे प्रशंसा हुई, उनकी तारीफ की गई। छान बौद्ध आत्मा के सहज ज्ञान के प्रकाश को सत्य जानने का एक महत्वपूर्ण मार्ग मानते थे। तो ये जो छान कलाकार हैं वो क्या मानते थे, जो छान बौद्ध आत्मा के सहज ज्ञान के प्रकाश को सत्य जानने का एक महत्वपूर्ण, तो मतलब जो बौद्ध धर्म था, जब ये बौद्ध धर्म की चीज़ों को जान लेते थे तो उनका मानना था कि ये एक ज्ञान का प्रकाश है और ये हमें एक महत्वपूर्ण मार्ग में ले जाएगा। चित्रकला को वे प्रकट करने की क्रिया का एक साधन मानते थे। केवल काली स्याही से ही अति आवश्यक तत्वों को आत्मविश्वास पूर्वक शीघ्रता से अंकित कर दिया जाता था, जिसमें विषय का अधिक महत्व नहीं था। तो चित्रकार क्या करता था, ये जो पेंटिंग्स बनाता था वो क्या करता था, अपने भावों को प्रकट करता था और भावों को प्रकट करने का एक साधन मानता था किसको, चित्रकला को। और ये क्या करता था, सिर्फ स्याही लेके जो उसको लगता था कि हाँ ये चीज़ें हमें हमारे दिमाग में आ रही हैं, ये भाव हमें प्रकट करने हैं, तो वो तुरंत स्याही लेके शीघ्रता से मतलब जल्दी से उस चित्र को ड्रॉ कर देता था स्याही से। इसका ये मतलब नहीं था कि विषय उस टाइम पे क्या है या क्या नहीं है, बस उसको चित्रकारी से उसका तात्पर्य था और तुरंत के तुरंत वो उस टाइम पे स्याही से ड्रॉ कर देता था। आगे देखते हैं। छान चित्रकार प्रतिमा विज्ञान अथवा आकृति रचना का सिद्धांत नहीं था। ज्ञाता के पूर्ण भाव की दृष्टि से उन्होंने मानव, पशु एवं वनस्पति चित्रण के सामान्य दृष्टि से चित्रण को भी महत्वपूर्ण माना है। तो यहाँ पे जो चित्रकार कलाकार जो थे वो जो चित्र करते थे, इसका कोई ऐसा सिद्धांत नहीं था कि जैसे षडंग का सिद्धांत उस टाइम पे दिया गया था, तो उन चीज़ों को ये इतना फॉलो करके नहीं बनाया। या फिर जो प्रतिमा विज्ञान होता है जो मूर्तियाँ बनती हैं उनका पूरा प्रोसेस जो होता है उसको प्रतिमा विज्ञान कहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। तो उनका ये मतलब नहीं था कि जो ये रचना कर रहे हैं इनमें जो है किसी सिद्धांत का या फिर किसी प्रतिमा विज्ञान का जो ज्ञाता हैं वो बना रहे हैं। इसमें सिर्फ क्या था, जो उनके भाव आते थे वो बना देते थे। और इसमें जो है उन्होंने क्या क्या चित्रण बनाया है, तो जैसे कुछ मानव के चित्रण बनाए हैं, पशु के चित्रण बनाए हैं, वनस्पति चित्रण और सामान्य दृष्टि चित्रण को भी महत्वपूर्ण माना है। मतलब जो उसको चीज़ें अभी आपको बताया जो उसके दिमाग में आता था वो तुरंत ड्रॉ कर देता था काली स्याही से। तो वही है कि सामान्य दृष्टि के चित्रण भी इस टाइम पे बनाए गए हैं। छान कलाकारों की कोई एक शैली भी नहीं है। इन कलाकारों में लियांगखाई तथा मूछी प्रमुख हैं। तो अभी आपको बताया कि किसी भी सिद्धांत या किसी भी प्रतिमा विज्ञान या किसी भी शैली को लेके वो पर्टिकुलर उसमें बंधे हुए नहीं थे। तो जो छान कलाकार थे उनकी कोई शैली नहीं थी। और इन कलाकारों में जो सबसे प्रमुख हैं उनमें दो कलाकारों का नाम आता है, लियांगखाई तथा मूछी। तो ये दो कलाकार इसके प्रमुख हैं। तो देखते हैं लियांगखाई के बारे में। इसका जन्म जो है वो 12वीं शती के तृतीय चरण में हुआ था। इसके पूर्व महान युग में
मुख्यमंत्री थे। तो ये जो कलाकार है वो कब आया, 12वीं शती में आया। और इसके पूर्व महान, मतलब जो इसके पहले के कलाकार थे, जो इसके ही पूर्वज रहे हैं, वो क्या थे, मुख्यमंत्री थे उनमें से। लियांग अपने परिश्रम से अपने शिक्षक से भी आगे निकल गया और उससे प्रभावित होकर सम्राट निंग त्सुंग ने उसे उपस्थित कलाकार का पद दे दिया तथा साथ ही उसको स्वर्ण चवर से सम्मानित किया गया। तो लियांग खाई जो है वो कैसा था, वो परिश्रम करता था और परिश्रम करके अपने टीचर से भी आगे निकल गया और उससे प्रभावित होकर सम्राट निंगतुसुंग ने क्या किया, निंगतुसुंग ने उसे उपस्थित कलाकार का पद दे दिया, मतलब उसको इस पद से सम्मानित कर दिया गया और उसको स्वर्ण चवर से भी सम्मानित कर दिया गया। चंवर कहते हैं जो हाथ में एक फैन टाइप का होता है, उसको चंवर कहते हैं। तो स्वर्ण चवर से इसको सम्मानित किया गया। अनुमान है कि वह 1246 के पश्चात तक जीवित रहा और राजकीय सेवा में किसी न किसी प्रकार से संबंधित भी रहा है। तो लियांग खाई जो है वो ये राजकीय इन चीज़ों से, राजकीय स्तर पे और राजनीतिक से जुड़ा हुआ था। तो आगे देखते हैं। लियांग मानव आकृतियां, दृश्य, बौद्ध एवं ताओ विषय के चित्र बनाता था। कहा जाता है कि वह धार्मिक आकृतियां अत्यंत सूक्ष्म विवरण सहित अंकित करता था, किंतु चट्टानों एवं वृक्षों को बड़े भाव से बनाता था। तो अभी आपको बताया कि लियांग ने बहुत सारे विषय को लेकर चित्र बनाया है, तो जिनमें मानव आकृतियां भी हैं, कुछ दृश्य चित्रण भी हैं, बौद्ध चित्रण भी हैं, तथा यहाँ पे ताओ विषय के भी चित्र जो है वो बनाता था। और कहा जाता है कि ये धार्मिक आकृतियां जो है उनको बहुत बारीकियों के साथ बनाता था, लेकिन जो चट्टान होते थे, जो वृक्ष होते थे, उनमें एक अलग सा भाव प्रकट करता था। ये अनुमान किया जाता है कि जीवन के अंतिम दिनों में वह विद्रोही भी हो गया था तथा उसे समाज से बहिष्कृत भी कर दिया गया था। तो आपको बताया कि ये राजनीतिक से बहुत जुड़ा हुआ था। तो इस क्या हुआ, अंतिम में ये विद्रोही हो गया था, मतलब विद्रोह करता था किसी न किसी मामले को लेके, तो इसीलिए उसको क्या किया गया, समाज से बाहर निकाल दिया गया, बहिष्कृत कर दिया गया। उसके कुछ चित्रों की रूखी तकनीक के कारण ही उसका नाम छान सन्यासी चित्रकार मूछी के नाम के साथ भी लिया जाने लग गया। तो मूछी जो है वो आपके बहुत ही फेमस चित्रकार हैं और कुछ जो इसकी टेक्निक थी काम करने की, उन चित्रों को देखकर इसकी जो तुलना है या इसी के मूछी के साथ भी इसका नाम जोड़ दिया जाता है। लियांग को क्या था, मदिरा का व्यसन भी था, मतलब वो शराब में जो है लीन भी रहता था, तो इसीलिए उसको मदिरा का व्यसन भी था और इसीलिए कहीं ना कहीं वो विद्रोही भी हो गया था। तो हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिस्ट जो है वो मूछी है और आपका लियांग खत्म हुआ। छान चित्रकारों में यह सर्वाधिक विविधतापूर्ण कलाकार था। इसने प्राकृतिक दृश्य, पक्षी, बंदर अंकित किए हैं और बोधिसत्व और मानव आकृतियां, पुष्प एवं फल आदि कोई भी विषय नहीं छोड़ा था। इसके लिए सभी विषय एक समान थे और यह रूप की अपेक्षा स्वभाव चित्रण को अधिक महत्वपूर्ण मानता था। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। जो छान चित्रकार था इस टाइम पे ये मूछी, तो इसने क्या किया है, इसने विविधतापूर्ण कलाकार था, मतलब इसके जो विषय थे वो बहुत उसमें वैरायटी देखने को मिलती है इसके सब्जेक्ट मैटर में। तो इसने जैसे कि प्राकृतिक दृश्य भी बनाए हैं, पक्षी भी बनाए, बंदर भी बनाए, बोधिसत्व भी बनाए, मानव आकृतियाँ भी बनाई और उसी के साथ पुष्प एवं फल भी बनाए और इसने कोई भी विषय नहीं छोड़ा। इसने सारे विषय को लेकर काम किया और सभी को एक समान रूप से बनाया हुआ है और अधिकतर वो चित्र जो बनाता था उसमें उसके गुणों को, उसके स्वभावों को पहचानता था, तब वो चित्र बनाता था। आगे देखते हैं। इसका जन्म सिचुआन प्रांत में हुआ था। 1260 ईस्वी में प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था तथा जिससे इसको वहाँ से भागना पड़ा था। तो ये जो आर्टिस्ट हैं, ये आपने अभी पढ़ा कि लियांग जो था उसको भी समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था, तो उसी तरह इसको भी जो है वो भागना पड़ा था। क्यों? क्योंकि इसने प्रधानमंत्री का अपमान कर दिया था। कहा जाता है कि इसने मठ की स्थापना की थी। यह एक जासूस, पुरोहित, सन्यासी तथा चित्रकार मूछी छान चित्रकला का अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसकी कला के विकास क्रम ज्ञात करना भी संभव नहीं हुआ है। तो ये जो है काफ़ी इसके जो कैरेक्टर थे वो इसने बहुत सारे प्ले किए हैं, जैसे कि ये अपने जीवन में एक जासूस भी रहा है, पुरोहित भी रहा है, सन्यासी भी रहा है और उसके साथ साथ ये एक चित्रकार भी रहा है और
जो है वो छान कलाकारों के रूप में इसका व्यक्तित्व जो है, इसका व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण था। और इसकी कला का क्या कालक्रम रहा है, मतलब इसने किस प्रकार के चित्र पहले बनाए हैं, वो अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है और उसको ज्ञात करना संभव नहीं हो पाया है। इसकी कृतियाँ 3 महत्वपूर्ण हैं। मूछी ने बौद्ध धर्म विषयक अन्य त्रिफलक चित्र भी बनाए हैं, जिसमें बौद्धि धर्म तथा अन्य दार्शनिक विषयों का भी चित्रण किया गया था। तो इसने कुछ 3 चित्र बनाए हैं बहुत महत्वपूर्ण, उनके नाम नहीं दिए गए हैं यहाँ पे। और ये बौद्ध धर्म के भी चित्र बनाता था, उनको ये कुंडली चित्र भी बनाता था, मतलब स्क्रॉल पेंटिंग भी बनाता था। त्रिफलक मतलब उनको अलग अलग 3 दृष्टियों में डिवाइड किया गया है। जो बोधि धर्म के चित्र हैं, जो बोधि से संबंधित विषयक दृश्य चित्र हैं, वो सारी चीज़ें वो त्रिफलक में इसमें दिखाई गई हैं। एक अन्य त्रिफलक भी है जिसमें पूरी लंबाई का एक चीता अंकित है। इसी की कृति कहा जाता है, किंतु इसके विषय में विवाद है। तो त्रिफलक मतलब होता है कि कोई 3 फलक हैं, उसमें 3 फोल्ड होंगे उसमें, या 3 भागों में वो डिवाइड होगा। तो फिर ये जो है एक पूरी 3 फलकी जो चित्र है वो चीता का बना हुआ है, लेकिन इसका चित्र है या नहीं है इस बात में मतभेद है और इसका पता नहीं लगाया जा सका है। मूछी ने 36 आकार वाले दृश्य पट भी चित्रित किए थे। हाथ में लेकर देखने जाने वाले एक कुंडली पट के 8 भागों में नदियों के 8 दृश्य बनाए गए हैं। तो अभी आपको बताया कि स्क्रॉल पेंटिंग भी बनाता था। स्क्रॉल पेंटिंग जो है वो आपकी हाथ में लेके ऐसे दाएं साइड खुलती हैं, बाएं हाथ में लेकर, तो वो 8 दृश्यों में 8 भागों में उसने नदियों का चित्रण किया है। तो ये आपका मूछी खत्म हुआ। अगर इस वीडियो से संबंधित अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझसे जूम मीटिंग पे डिस्कस करें। धन्यवाद।